Hello guys, this is Jaswant and we are watching DSC interview questions. Today we will learn some new questions. So let's start. Today's first question is, what will you do if your PC is hanging? So this is a common question which is asked in interview and you face also this problem. आपका कंप्यूटर ज़्यादातर हैंग करता है तो आप क्या करेंगे, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है. क्वेश्चन है व्हाट विल यू डू इफ योर पीसी इज हैंगिंग. तो ये क्वेश्चन पहले आपको समझ में आना चाहिए कि हैंगिंग से मतलब क्या है. आप कंप्यूटर पर काम कर रहे थे और अचानक से क्या हुआ, आपका कंप्यूटर जो है बिल्कुल स्लो हो गया. हो सकता है आपने मल्टीपल एप्लीकेशन एक साथ ओपन कर दिया हो, उसकी वजह से प्रॉब्लम आए, और भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं इसके पीछे. बट आपका कंप्यूटर बिल्कुल स्लो है और नॉट रिस्पॉन्डिंग आने लगा. नॉट रिस्पॉन्डिंग से मतलब यह है कि जो काम आप करना चाहते हो आपका कंप्यूटर आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, जो भी आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हो वो रिस्पॉन्स नहीं दे रहा आपको. ये प्रॉब्लम आपके साथ आता है और आपका काफी टाइम वेस्ट होता है इसके पीछे. कोई नहीं चाहता कि ऐसा प्रॉब्लम आए, लेकिन अगर आपके कंप्यूटर में ऐसा प्रॉब्लम आए तो आप क्या करेंगे, कैसे इसको ट्रबल शूट करेंगे. ये पर्सनल नॉलेज के लिए भी ठीक है, और दूसरा अगर आप कहीं पर इंटरव्यू देने जाते हैं तो भी आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि व्हाट विल यू डू इफ योर पीसी इज हैंगिंग. अब देखो, ये जो ट्रबल शूटिंग की हम लोग बात करने जा रहे हैं, ये चाहे डेस्कटॉप हो या लैपटॉप हो, दोनों ही केस में सेम ट्रबल शूटिंग होगा. तो हम लोग एक एक करके समझने जा रहे हैं. सबसे पहले अगर जब हम इसका आंसर दे रहे हो, हैंग हो रहा हमारा कंप्यूटर, तो कल भी हमने आपको समझाया था कि जब भी हम कोई ट्रबल शूटिंग करते हैं तो हमें ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड भी और हार्डवेयर बेस्ड दोनों तरीके से सोचना चाहिए कि दोनों के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, क्योंकि हमारा जो कंप्यूटर है वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों से चलता है. सिर्फ हार्डवेयर से भी नहीं चलेगा, सिर्फ सॉफ्टवेयर से भी नहीं चलेगा. इसलिए जो भी प्रॉब्लम्स आएंगे कंप्यूटर में वो हार्डवेयर साइड से भी हो सकते हैं और सॉफ्टवेयर साइड से भी हो सकते हैं. तो पहले कोशिश क्या होती है हमारी, सीपीयू को बिना ओपन किए हुए हम ट्रबल शूट करने की कोशिश करें. क्लियर? तो अभी हम लोग एक एक करके समझते हैं. सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, क्लोज एप्लीकेशंस if you have opened multiple applications. हो सकता है कि आपने अपने कंप्यूटर में बहुत सारे एप्लीकेशन ओपन किया हो और उसके वजह से कंप्यूटर हैंग हो रहा हो. तो पहले आपको क्या करना चाहिए, उन एप्लीकेशंस को क्लोज करिए. अब बात यह आती है कि जब हमारा कंप्यूटर हैंग हो रहा है तो हम उसको क्लोज कैसे करेंगे, काम तो उतना फास्ट हो नहीं रहा. तो आपको यह पता होना चाहिए कि कंप्यूटर में टास्क मैनेजर होता है. जो टास्क बार, जो नीचे का जो बार होता है टास्क बार, उस पर राइट क्लिक करके आप टास्क मैनेजर में जा सकते हो और फिर वहां से टास्क मैनेजर में आप जिस एप्लीकेशन को क्लोज करना चाहते हो उस एप्लीकेशन पे राइट क्लिक करो, एंड ए टास्क. ऐसा आप कर सकते हो. टास्क मैनेजर तक भी अगर आप नहीं पहुंच पा रहे हो तो कंट्रोल ऑल्ट और डिलीट, ये तीनों की एक साथ प्रेस करो, तब भी टास्क मैनेजर का ऑप्शन आपको मिल जाएगा. या आप कंट्रोल शिफ्ट और एस्केप, ये तीनों की एक साथ में प्रेस करो. ठीक है, ये आपका टास्क मैनेजर ओपन हो जाएगा. वहां से जाकर के उस प्रोग्राम को क्लोज कर दीजिए. पर यह याद रखिए, ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है कि आपने एप्लीकेशन को क्लोज कर दिया. इसके बाद भी आपको बहुत सारी ट्रबल शूटिंग करनी है. हो सकता है कि उस टाइम आपको अपने कंप्यूटर को रिस्टार्ट करना पड़ जाए. आप एक बार अपने कंप्यूटर को रिस्टार्ट कर लीजिए, जो कुछ भी आपने ओपन किया है उसको सेव करके, और फिर उसके बाद आपको आगे की ट्रबल शूटिंग करनी है कि फ्यूचर में ये प्रॉब्लम नहीं है. सेकेंड आपको स्टेप ये लेना चाहिए, अनइंस्टॉल अनरिक्वायर्ड एप्लीकेशंस. यानी ऐसे एप्लीकेशन जो आपके कंप्यूटर में कभी जरूरत था आपने इंस्टॉल किया और इंस्टॉल करके वैसे ही छोड़ दिया आपने. आप क्या करिए, उसको अनइंस्टॉल कर दीजिए. बहुत सारे एप्लीकेशन फालतू के डले होते हैं हमारे कंप्यूटर में. जब कभी हमें जरूरत था हमने इंस्टॉल किया, अब उसकी हमें जरूरत नहीं है, हमें क्या कर देना चाहिए, उसे अनइंस्टॉल कर देना चाहिए.
क्योंकि जितने सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल होंगे उतना ज्यादा वो हमारे हार्डवेयर रिसोर्सेज को यूज करेंगे। क्लियर? तो हमें क्या करना चाहिए, अनइंस्टॉल कर देना चाहिए जो भी रिक्वायर्ड एप्लीकेशन नहीं है। और नेक्स्ट, एप्लीकेशंस भी चलो हमने अनइंस्टॉल कर दिया, तो क्या हो सकता है कि हमारे पास अनरिक्वायर्ड कोई भी एप्लीकेशन ऐसे नहीं थे जो हटाएं और हम यूज करना चाहते, जो सॉफ्टवेयर हमने डाल रखा है वो हमारे काम के हैं, तो फिर ऐसा हमें क्या करना चाहिए कि हैंगिंग की प्रॉब्लम नहीं आए। तो देखो, ये एप्लीकेशंस हटाने के पीछे क्या रीजन था हमारा, कि जो हमारे हार्डवेयर रिसोर्सेस हैं जैसे रैम, प्रोसेसर, ये हो सकता है कि बहुत ज्यादा ओवरलोडेड हो और उसकी वजह से कंप्यूटर हैंग हो रहा हो। तो हमें करने की क्या जरूरत है, कंप्यूटर को अपग्रेड भी करना पड़ सकता है इस केस में, पर जानेंगे कैसे कि हमें अपने कंप्यूटर को अपग्रेड करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, ओपन टास्क मैनेजर एंड चेक परफॉर्मेंस। आपको करना यह है, टास्क मैनेजर ओपन करेंगे और परफॉर्मेंस में जाइए। वहां जाकर के आपको चेक करना यह है कि आपके कंप्यूटर में जो रैम, प्रोसेसर, नेटवर्क और हार्ड डिस्क, इन चारों का इंफॉर्मेशन वहां पर आपको मिलता है और देखना यह है कि वो कितना % यूज हो रहा है। हो सकता है कि आपके कंप्यूटर में जो रैम है 2 GB हो और जब परफॉर्मेंस आप चेक कर रहे हो तो वहां पर वो ये दिखा रहा है कि आपका ये 92% यूज हो रहा है। सोचो, अगर आपके परफॉर्मेंस में ये आता है 92%, मीन्स क्या, आप क्या कर सकते हो इस केस में, इससे आपको समझ में ये आना चाहिए कि अभी आपका जो रैम है वो इतना % यूटिलाइज हो रहा है, मीन्स सिर्फ 8% अभी वो फ्री है, और जैसे ही हम कोई एक एप्लीकेशन वो यूज करेंगे तुरंत क्या होगा, वो जो 8% है वो भी यूटिलाइज होना स्टार्ट हो जाएगा, और जब पूरा का पूरा रैम यूटिलाइज होना स्टार्ट हो जाएगा फिर क्या होगा, कंप्यूटर हैंग करेगा क्योंकि मेमोरी बची नहीं उसके पास। तो हमें टास्क मैनेजर में जाकर के अपना परफॉर्मेंस चेक करना है, और परफॉर्मेंस में हमें बेसिकली क्या क्या चेक करना होता है, तो अपने कंप्यूटर का रैम और प्रोसेसर, ये 2 चीजें हम देखेंगे कि कितना % यूटिलाइज हो रहा है। अगर ये आपको 20%, 30% या 50% तक दिखाई दे रहा, मतलब कि रैम का इश्यू नहीं है, आपको रैम अपग्रेड करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, और प्रोसेसर भी अगर कम दिखा रहा है तब भी आपको अपग्रेड करने की जरूरत नहीं है। जरूरत कब है, जब यूटिलाइजेशन आपका बहुत ज्यादा हाई हो रहा हो, 90 से ऊपर है, मीन्स आपके कंप्यूटर का हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन कम है और आप जो सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो वो ज्यादा हार्डवेयर यूज करते हैं। क्लियर? अब सोचो, अगर आप विंडोज 10 यूज कर रहे हो तो विंडोज 10 को रन करने के लिए 2 GB तो रैम ऐसे ही चाहिए, और उसके बाद आपने बहुत सारे एप्लीकेशंस डाल रखे हैं, तो फिर सारे एप्लीकेशंस और विंडोज 10 आप 2 GB में बिल्कुल ठीक से नहीं चला सकते हो। काम चला सकते हो, बहुत अच्छे से नहीं चलेगा। जैसे ही आप मल्टीपल एप्लीकेशन ओपन करोगे आपका कंप्यूटर हैंग होना स्टार्ट हो जाएगा। मीन्स जरूरत पड़ने पर हम क्या करते हैं, अपने हार्डवेयर को भी अपग्रेड करते हैं। तो जब आप आंसर दे रहे होते हैं, क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि व्हाट विल यू डू इफ योर पीसी इज हैंगिंग, आप आंसर ऐसे देना स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल क्लोज ऑल एप्लीकेशंस इफ यू हैव ओपन्ड मल्टीपल एप्लीकेशंस, uninstall unrequired applications and open task manager and check performance. If your hardware is overloaded, then upgrade. यानी अगर आपका हार्डवेयर ओवरलोडेड है तो फिर आपको क्या करने की जरूरत है, अपग्रेड करने की जरूरत है। चलिए, तो हमने हार्डवेयर भी चेक किया और हमें लग रहा है कि नहीं, रैम जो भी है, प्रोसेसर है, वो सब कुछ सफिशिएंट है और बिल्कुल वो ओवरलोडेड नहीं है, फिर भी हमारे कंप्यूटर से हैंग हो रहा है। अब हमें क्या करना चाहिए, तो ऐसे केस में जहां पर आपने सॉफ्टवेयर भी चेक कर लिया है, तो एक और चीज आपको सॉफ्टवेयर बेस्ड ही देखना है, जो होते हैं वायरस। वायरस के वजह से भी हमारे कंप्यूटर हैंग होते हैं। अभी हम हार्डवेयर पर जाने से पहले जो भी सॉफ्टवेयर बेस्ड वर्क हो सकते हैं वो करेंगे, फिर हार्डवेयर के भी इश्यू हम लोग देखेंगे। यानी कि हमें यहां पर क्या करने की जरूरत है, स्कैन योर पीसी यूजिंग
अपडेटेड एंटीवायरस, यानी आपको अपने कंप्यूटर को स्कैन करने की जरूरत है, और वो भी किससे? अपडेटेड एंटीवायरस से। वो भी ठीक से काम नहीं करता क्योंकि उसका जो वायरस डेफिनेशन है वो बहुत पुराना होता है, और उसके बाद के जितने भी वायरसेस होंगे उसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। इसलिए आपको एंटीवायरस तो अपडेट रखना ही है, और फिर उससे आपको स्कैन करने की जरूरत है। आपने स्कैन भी कर लिया, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। और देखो, किसी भी ट्रबल शूटिंग का एक सिंगल स्टेप नहीं होता है कि ये कर देना प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। हमें क्या करना होता है? ट्रायल करना होता है, क्योंकि एक ही प्रॉब्लम के कई कॉसेस हो सकते हैं। यहां पर प्रॉब्लम है हैंगिंग, और इसके वजह बहुत सारे होंगे, जिनमें से अभी हमने कुछ देखा। एप्लीकेशन ज्यादा होना, हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन कम होना, वायरसेस का होना, और फिर हम लोग अब हार्डवेयर बेस्ड भी चेक करेंगे कि उनके वजह से भी प्रॉब्लम हो सकते हैं। देखिए, अगर हमने अलग से ग्राफिक कार्ड लगाया है तो फिर हमें ग्राफिक कार्ड भी चेक करना पड़ता है, उसके वजह से भी हैंग होता है। ग्राफिक कार्ड पर बहुत ज्यादा डस्ट हो जाना, ओवर हीट होगा, और फिर उसके वजह से कंप्यूटर हैंग होने लगते हैं। तो वो ऑप्शनल चीज है कि ग्राफिक कार्ड हमने अलग से लगाया है कि नहीं लगाया है। अगर लगाए हुए हैं तो एक बार ग्राफिक कार्ड को भी हमें क्लीन करने की जरूरत है। और कल जब हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे तो हमने आपको एक और चीज बताया था टेम्परेचर के बारे में, कि अगर हमारे कंप्यूटर का टेम्परेचर हाई होगा तो ब्लू स्क्रीन या हैंग होना या रीस्टार्ट होना, इस टाइप के प्रॉब्लम्स आएंगे। तो जैसे फिर हम हार्डवेयर बेस्ड ट्रबल शूटिंग करने जा रहे होंगे तो हमें एक बार सीपीयू का क्या कर लेना है? टेम्परेचर भी चेक कर लेना है। यानी कि यहां पर क्या होगा? चेक सीपीयू टेम्परेचर। और अगर आपको लगता है कि सीपीयू का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई है तो फिर आपको क्या करने की जरूरत है? क्लीन योर पीसी। आपको अपने कंप्यूटर को क्लीन करने की जरूरत है। और क्लीन में क्या क्या चीज आप क्लीन करोगे? मदरबोर्ड के ऊपर बहुत सारा डस्ट होगा, उसको क्लीन करोगे आप। हीट सिंक क्लीन करने की जरूरत है आपको। हीट सिंक और प्रोसेसर के बीच में एक पेस्ट होता है जिसको हम लोग बुलाते हैं थर्मल पेस्ट। थर्मल पेस्ट भी बहुत पुराना हो जाता है, सूख जाता है तो ठीक से काम नहीं करता है। तो थर्मल पेस्ट भी हमें दोबारा अप्लाई करना पड़ सकता है उस पर, क्योंकि वो जो हमारा प्रोसेसर है और इसके ऊपर जो हम हीट सिंक लगाते हैं उन दोनों के बीच में सिंक्रोनाइजेशन का काम करता है। यानी कि प्रोसेसर का हीट सिंक्रोनाइज होकर के हीट सिंक में जाता है, और हीट सिंक उसको क्या करता है? एयर में ब्लो करता है। तो इसलिए हमें थर्मल पेस्ट भी एक बार चेक करने की जरूरत है। हो सकता है कि वो सूख गया हो तो हमें और ज्यादा पेस्ट लगाने की जरूरत पड़ती है। मदरबोर्ड, हीट सिंक, थर्मल पेस्ट। एसएमपीएस के अंदर भी बहुत ज्यादा हीट आ जाता है, उसको भी क्लीन करने की जरूरत है। रैम भी हम लोग एक बार निकाल करके क्लीन कर सकते हैं। मीन्स हमारे कंप्यूटर में जो भी इंटरनल पार्ट्स लगे हुए हैं एक बार हमें उसे क्लीन करने की जरूरत होती है, क्योंकि कंप्यूटर के स्लो होने के पीछे जो एक बहुत बड़ा रीजन है वो डस्ट भी होते हैं। और डस्ट ज्यादा होने की वजह से कंप्यूटर ज्यादा हैंग होते हैं। तो उस केस में जैसे हमने सॉफ्टवेयर बेस्ड चेकिंग कर लिया तो हार्डवेयर बेस्ड में हमें एक बार टेम्परेचर भी चेक करना है, ओवर हीटिंग भी चेक करना है, और ओवर हीटिंग नहीं हो उसके लिए हमें सॉल्यूशन देना है। सॉल्यूशन यही है कि हमें अपने कंप्यूटर के सारे पार्ट्स को क्या कर लेना चाहिए? एक बार क्लीन कर लेना चाहिए। हमने सभी पार्ट्स को क्लीन कर लिया लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, क्योंकि हो सकता है कि इनमें से वो प्रॉब्लम का सोर्स हो ही ना, किसी और वजह से हमारा कंप्यूटर हैंग हो रहा है। क्योंकि हैंग होने के पीछे और भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। अपने कंप्यूटर में अगर रैम भी फॉल्टी है, रैम बहुत जल्दी हीट हो जाता है, तब भी ओवर हीटिंग होगा। हार्ड डिस्क में अगर बैड सेक्टर हो तब भी ओवर हीटिंग होगा। और कल हम लोगों ने समझा था, यानी लास्ट क्लास में हम लोगों ने समझा था कि कैसे हम लोग रैम या हार्ड डिस्क को क्लीन चेक कर सकते हैं कि वो ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो यहां पर भी वो चीजें अप्लाई होगा। चेक रैम इज वर्किंग प्रॉपरली, यानी आपको यह भी चेक करने की जरूरत है कि रैम प्रॉपरली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। चेक हार्ड डिस्क इज वर्किंग प्रॉपरली और नॉट।
क्योंकि हैंग होने के पीछे देखो कंप्यूटर के जो भी पार्ट्स हैं सबके सब कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल हैं। और हैंग होना मतलब कि कंप्यूटर जो है वो हमारे इंस्ट्रक्शन को रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा है, वो बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है। और वो ऐसा क्यों करेगा? तो अगर उसको हार्डवेयर रिसोर्सेस कम मिलते हैं, यानी सोचो कि रैम की कैपेसिटी कम है तो ऐसा हो सकता है, या रैम ठीक से काम नहीं कर रहा हो तब ऐसा होगा। डेटा उसको कहां से लेना होता है? तो हार्ड डिस्क में से डेटा लेता है। जो भी कंप्यूटर के अंदर प्रोसेसिंग होनी है वो सारा डेटा हमारा हार्ड डिस्क में स्टोर है। अब हार्ड डिस्क से उतनी स्पीड से डेटा प्रोसेसर तक नहीं पहुंच पाए तो प्रोसेसर क्या कर पाएगा? वो भी ठीक से प्रोसेसिंग नहीं कर पाएगा, और उस केस में हमारा कंप्यूटर क्या करेगा? हैंग करेगा। तो हमें हार्ड डिस्क भी चेक करना है। क्लियर? तो ये इतने सारे रीजंस हैं जिनके वजह से आपका कंप्यूटर हैंग हो सकता है। आपको एक बार ये चीजें चेक करनी चाहिए। और कल एक बहुत अच्छा टूल के बारे में हम लोग डिस्कस किया था, वो था रीस्टोर पॉइंट। हमें उसको भी यूज करना चाहिए। और हमें क्या करना चाहिए? जब भी कोई कंप्यूटर में हम चेंजेस करते हैं, जैसे हमने कोई नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया, हमने कंप्यूटर को अपडेट किया, तो हमें एक बार रीस्टोर पॉइंट क्रिएट कर लेना चाहिए। क्योंकि रीस्टोर पॉइंट क्रिएट करना बहुत ज्यादा टाइम वाला टास्क नहीं है। उसके लिए हमें अलग से कोई एक्सटर्नल स्पेस नहीं देना होता है। तो हम क्या करते हैं? रीस्टोर पॉइंट क्रिएट कर लेते हैं। और फायदा यह होता है कि जब भी हमारे कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम आता है तो हम अपने कंप्यूटर को बैक डेट पर रिस्टोर कर लेते हैं। उस डेट पर हम रिस्टोर कर सकते हैं जिस डेट पर हमने उसको क्रिएट किया था रिस्टोर पॉइंट को। और अगर हम रेगुलरली उसको क्रिएट कर रहे हैं तो फिर हम जिस डेट पर चाहे उस डेट पर उसको रिस्टोर कर लेंगे। और रिस्टोर करते ही क्या होगा? उसके बाद जितने भी प्रॉब्लम्स आए थे वो सब सॉल्व हो जाएंगे और हमारा कंप्यूटर फिर बैक डेट में जैसा चल रहा था वैसा चलेगा। क्योंकि हैंग होने के लिए देखो सिर्फ हार्डवेयर ही रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ऐसा नहीं कि सिर्फ ओवर हीटिंग की वजह से हैंग होने लगेगा। अभी हमने ऊपर देखा कि ये सभी कुछ रीजंस है। उन रीजंस में आपका ये अपडेट होना भी है। अगर कंप्यूटर अपडेट हुआ है और जो भी नए अपडेट्स आए हैं कंप्यूटर उसको सपोर्ट नहीं कर पा रहा, तब भी हैंग होगा। आपने कोई नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया और वो सॉफ्टवेयर हो सकता है कि बहुत ज्यादा हार्डवेयर रिसोर्सेस यूज करता हो, उस केस में फिर आपका कंप्यूटर हैंग होने लगता है। पर जैसे ही आप उसको रिस्टोर करते हो फिर आपके कंप्यूटर से जो भी नए चेंजेस हुए थे वो सारे हट जाते हैं और आपका कंप्यूटर रिवर्ट हो जाता है बैक डेट में। और ऐसा होने के वजह से आपका कंप्यूटर फिर से ठीक हो जाता है, चलने लगता है। तो अभी हम लोगों ने यहां पर डिस्कस किया कि कैसे हम लोग हैंगिंग इशू को सॉल्व करेंगे। ये सारी चीजें आप बता सकते हो किसी को भी, और खुद भी आप इसको ट्राई करोगे अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जो भी ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं हैंगिंग। तो ये अभी हम लोगों ने एक क्वेश्चन पे डिस्कस किया। अभी हम लोग और भी कई क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और आज हम लोग थोड़ा सा ज्यादा देर तक क्लास करेंगे। कल हम लोगों ने आधे घंटे का ही क्लास किया था, आज कोशिश करेंगे हम लोग कि 45 मिनट का क्लास हो। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करने जा रहे हैं। ठीक है, इसको हम रब कर रहे हैं। आप लोग के कमेंट्स हम अभी खैर नहीं देख पा रहे हैं, और क्लास के बाद फिर देखेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें भी टाइम लगाना पड़ेगा और जो भी आपके कमेंट्स होंगे फिर अगले क्लास में उसको यूज किया जाएगा। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं जो बहुत ज्यादा पॉपुलर क्वेश्चन है, ज्यादातर जो पूछा जाता है। What will you do if your PC does not start? ये क्वेश्चन है कि आप क्या करोगे अगर आपका पीसी स्टार्ट नहीं हो रहा। पहले तो आप खुद सिनेरियो समझेंगे, कहना क्या चाह रहे हैं इसमें। क्या करोगे अगर कंप्यूटर स्टार्ट नहीं हो रहा। यहां पर यह नहीं पूछा जा रहा है कि आपका डिस्प्ले नहीं आ रहा। क्वेश्चन ये है कि स्टार्ट नहीं हो रहा है, यानी कि जो भी यूजर है वो पावर बटन प्रेस कर रहा है लेकिन कंप्यूटर में कुछ भी नहीं हो रहा। यहां तक कि पावर एलईडी नहीं जल रहा है, एसएमपीएस का फैन नहीं चल रहा, यानी कि आपका कंप्यूटर स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो डायरेक्ट आपके दिमाग में एक बात जानी चाहिए कि अगर स्टार्ट नहीं हो रहा तो सबसे पहले जो हमें चेक करना है वो उसका पावर सप्लाई चेक करना है, क्योंकि पावर से हमारा सिस्टम चलेगा।
और सबसे पहले हमें क्या देखना है, पावर सोर्स चेक करना है कि उसको ठीक से पावर सप्लाई मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। तो इसकी भी पूरी स्टेप बाय स्टेप ट्रबल शूटिंग है, एक एक स्टेप के हिसाब से हम लोग देखते हैं इसको। सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए, क्या हम सीपीयू को ओपन कर दें, ओपन करके एसएमपीएस चेक करना स्टार्ट कर दें? बिल्कुल ऐसा नहीं करते हम लोग। डायरेक्ट हम सीपीयू ओपन नहीं करेंगे, उससे पहले क्या कर सकते हैं, बिना सीपीयू ओपन किए जो कुछ कर सकते हैं पहले वो ट्राई करेंगे। और वो चीजें क्या है हमारे पास, तो सबसे पहले जो ज्यादातर प्रॉब्लम आते हैं तो वो है चेक पावर केबल। वो पावर केबल जो आपके सीपीयू में यानी बैक साइड में एसएमपीएस में लगे होते हैं, अगर आपका पावर केबल लूज होगा तो सिस्टम ऑन नहीं होगा। उसके लिए आपको एसएमपीएस ओपन करने की जरूरत नहीं थी। यानी सबसे पहला जो स्टेप होना चाहिए वो क्या होगा, आपको पावर केबल चेक करना है। आपने देखा कि पावर केबल जो है वो प्रॉपरली लगा हुआ है, लेकिन आपको ये चेक करना है कि कहीं पावर केबल खराब तो नहीं है। कैसे चेक करोगे फिर, क्योंकि ये क्वेश्चन हो सकता है कि हाउ विल यू चेक योर पावर केबल। तो आपको देखना यह है कि आपके कंप्यूटर में सीपीयू भी है, मॉनिटर भी है। मॉनिटर में भी सेम वही पावर केबल लगता है जो सीपीयू में लगता है, और मॉनिटर की एलईडी जल रही है, तो इसका मतलब कि मॉनिटर का पावर केबल तो ठीक है। तो आप मॉनिटर का पावर केबल निकालो और एक बार सीपीयू में लगा करके चेक कर लो, और अगर सीपीयू की एलईडी जलने लगा आप समझ जाओ कि पावर केबल ठीक है। क्लियर? या फिर दूसरे तरीके ये है कि आपको मल्टीमीटर लेना पड़ेगा और मल्टीमीटर से फिर चेक करो कंटिन्यूटी उनकी कि केबल आपका सही है कि नहीं है। पर यह सबसे बेस्ट तरीका है कि मॉनिटर का पावर केबल लगा के तुरंत चेक कर लो। तो हमने पावर केबल चेक कर लिया, पावर केबल हमें ठीक लगा, पावर केबल में कोई इश्यू नहीं था, और फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। चेक पावर आउटलेट। आपको एक बार पावर आउटलेट भी देखना है जहां से पावर आपके पास आ रहा है, और एक्चुअल में हम लोग पावर आउटलेट के तौर पे कौन सा चीज यूज करते हैं, वो होता है यूपीएस। यानी यूपीएस से हम पावर देते हैं किसको, अपने सीपीयू को। तो यूपीएस अगर लगा हुआ है तो हम देखेंगे यूपीएस ऑन है कि नहीं है, और यूपीएस के बैक साइड में जहां से हम पावर सप्लाई सीपीयू को दे रहे हैं, एक बार उस केबल को भी चेक करेंगे कि प्रॉपरली ठीक से कनेक्टेड है कि नहीं है। चलो हमने वो भी चेक कर लिया, यूपीएस भी ठीक दिखाई दिया, यूपीएस भी ऑन है। फिर क्या करेंगे हम, यानी कि यूपीएस ठीक है, पावर केबल भी ठीक है, और अब बाहर और कोई ऐसा सोर्स नहीं दिखाई दे रहा है जो हमें चेक करना है। अब फाइनली हमें करना क्या पड़ेगा, अपने सिस्टम को ओपन करना पड़ेगा। देन अब हमें ओपन ये करना है, ओपन सिस्टम केस, यानी कि कवर ओपन करिए। एंड अब बताइए इसके बाद चेक क्या करना है हमें, एसएमपीएस, क्योंकि कंप्यूटर में पावर सप्लाई देने का काम किसका है, एसएमपीएस का है। एसएमपीएस से ही कंप्यूटर के अंदर जितने भी इंटरनल पार्ट्स हैं, चाहे आपका मदरबोर्ड होगा, हार्ड डिस्क, डीवीडी ड्राइव्स, और जितने भी ऑन बोर्ड कंपोनेंट्स हैं जैसे कि आपका रैम, प्रोसेसर, उन सबको पावर सप्लाई कहां से मिलता है, एसएमपीएस से। तो इसके बाद आपको करना क्या है, एंड रिमूव ऑल पावर कनेक्टर्स, यानी कि जितने भी पावर कनेक्टर्स हैं आप एक बार क्या कर लीजिए, उनको रिमूव कर दीजिए, यानी कि निकाल दीजिए मदरबोर्ड से, और फिर दोबारा उसको इंसर्ट करिए। हो सकता है लूज हो, डस्ट हो, उसके वजह से प्रॉब्लम आ रहा हो, क्योंकि ऐसा नहीं कि हमेशा वो चीजें खराब होती रहती हैं। लूज कनेक्शन भी एक बहुत बड़ा रीजन है प्रॉब्लम्स आने के। तो हमें करना यह है कि रिमूव ऑल कनेक्टर्स एंड री इंसर्ट, यानी एक बार दोबारा लगाने की जरूरत है और एक बार चेक करने की जरूरत है कि सिस्टम हमारा ऑन हुआ कि नहीं हुआ। चलो मान लिया कि नहीं ऑन हुआ, क्योंकि हमें तो अभी बहुत सारे स्टेप्स देखने हैं आगे। अभी अगर हम मान लेंगे कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गया तो फिर आगे के स्टेप्स नहीं आएंगे, इसलिए हमें हमेशा ये मान के चलना है हर एक स्टेप में कि प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, फिर अगला स्टेप क्या होगा हमारा। तो पावर कनेक्टर्स भी हमने री इंसर्ट करके देख लिया, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। अब तो फाइनली हमें एसएमपीएस चेक करना ही पड़ेगा। और एसएमपीएस कैसे हम लोग चेक करते हैं, यानी यहां पर हमें बोलना है चेक एसएमपीएस। देखो आंसर आप किसी को दे रहे हो तो इतना आपको बताने की जरूरत नहीं कि कैसे ये काम कर रहे हो, लेकिन अपने नॉलेज के लिए जरूरी है कि कैसे करेंगे। या हो सकता है क्वेश्चन आपसे पूछ दे, आपने बोला कि चेक एसएमपीएस, इंटरव्यूअर आपसे बोल सकता है कि हाउ विल यू चेक एसएमपीएस।
तो आपको उस टाइम में बताना पड़ सकता है कि एसएमपीएस को चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। कैसे चेक करते हैं लोग एसएमपीएस? क्या एसएमपीएस को पावर देंगे एसएमपीएस अपने आप स्टार्ट हो जाता है? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। इसके लिए आपको करना क्या होता है, शॉर्ट ग्रीन एंड ब्लैक वायर। आप देखते हो जो एसएमपीएस में जो कनेक्टर आया हुआ है 24 पिन का कनेक्टर जो हम मदरबोर्ड से कनेक्ट करते हैं, उसका शेप आपने मदरबोर्ड पर देखा होगा, इस टाइप का उसका शेप होता है, जिसमें आपका 24 पिन या किसी किसी में 20 पिन भी होते हैं। ठीक है, ऐसा इसका शेप होगा, जिसमें से ब्लैक वायर बहुत सारे होंगे और 14 नंबर पर एक वायर होता है जो ग्रीन कलर का वायर होता है। वो ये ग्रीन कलर का वायर, और कोई भी ब्लैक ले लो, उसके ठीक बगल में भी ब्लैक कलर होता है, और कोई भी एक सिंपल सा वायर ले लो, कटा हुआ ट्वीजर ले लो, और इन दोनों को क्या करना है, आपको एक बार शॉर्ट करा देना है। अब जैसे शॉर्ट कराते हो, अगर आपका एसएमपीएस का फैन चलने लगा, इसका मतलब है कि एसएमपीएस आपका ठीक है, प्रॉब्लम और किसी चीज से हो सकता है। ठीक है, यानी कि हम यहां पर क्या करेंगे, एसएमपीएस को चेक करेंगे। ये कनेक्टर आप लोग समझ रहे हो, ये कहां मिलेगा आपको, एसएमपीएस से जो कनेक्टर मदरबोर्ड पे लगा होता है 24 पिन का कनेक्टर, हम उस कनेक्टर की बात कर रहे हैं। उसको जब रिमूव करोगे उसके बाद आप इसको शॉर्ट करा सकते हो। मदरबोर्ड में लगे हुए पॉसिबल नहीं है, इसलिए मदरबोर्ड से आपको पहले डिस्कनेक्ट करना है, फिर शॉर्ट करके चेक करना है। आपका एसएमपीएस का फैन चलने लगा, एसएमपीएस आपका वर्किंग है। तो स्टेप था क्या, चेक एसएमपीएस। चलो हमने एसएमपीएस भी चेक कर लिया और एसएमपीएस भी वर्किंग है। वैसे ज्यादातर जो प्रॉब्लम आते हैं वो देख लीजिए, प्रॉब्लम यही ज्यादातर होते हैं, या तो पावर केबल लूज होता है या एसएमपीएस से रिलेटेड प्रॉब्लम होता है, या तो एसएमपीएस का कनेक्टर लूज होगा या फिर एसएमपीएस फॉल्टी होता है। उस केस में ज्यादातर ये प्रॉब्लम आते हैं। बट अगर एसएमपीएस भी सही हो तो अभी और भी नेक्स्ट स्टेप्स हैं जिसकी ट्रबल शूटिंग हमें करनी पड़ेगी। यानी कि एसएमपीएस चेक करने के बाद फिर क्या करेंगे हम, यहां पर कंडीशन हमें लिखना पड़ेगा, इफ एसएमपीएस इज वर्किंग प्रॉपरली देन, यानी अगर एसएमपीएस हमारा वर्किंग कर रहा है प्रॉपरली, फिर उसके बाद क्या करेंगे। तो अब देखो, सिस्टम को ऑन करने के लिए और क्या क्या चीजें रिस्पॉन्सिबल है। एसएमपीएस से तो पावर सप्लाई मिल रहा है, लेकिन फिर भी सिस्टम हमारा ऑन नहीं हो रहा। तो एक छोटा सा सिनेरियो यहां पर देखते हैं हम लोग। ये हमारा मदरबोर्ड, और ये मान लीजिए यहां पर एसएमपीएस लगा था, एसएमपीएस का कनेक्टर आया और ये मदरबोर्ड पर हमने ऐसे कनेक्ट कर दिया। और ये मदरबोर्ड जिस सीपीयू में लगा होता है, पावर बटन होगा एक इसका, इसी पावर बटन को प्रेस करके हम लोग सीपीयू को ऑन करते हैं। और इस पावर बटन का भी वायर जो है, इसमें से 2 वायर निकले होते हैं, और मदरबोर्ड पर जो फ्रंट पैनल जंपर होता है वहां जाकर के ये कनेक्टेड होते हैं। अब देखो, इस एसएमपीएस से मदरबोर्ड को पावर मिल रहा है, इधर की प्रॉब्लम नहीं है, पर सिस्टम हमारा ऑन नहीं हो रहा है। तो क्या प्रॉब्लम इस पावर बटन से नहीं हो सकता, इस जंपर से नहीं हो सकता, या फिर मदरबोर्ड? ये 3 चीजें अभी भी बचे हुए जिनको हमें चेक करने की जरूरत है। यानी कि अगला स्टेप हम क्या बोल सकते हैं कि चेक पावर, फ्रंट पैनल पावर कनेक्टर इज प्रॉपरली कनेक्टेड टू मदरबोर्ड और नॉट। ये हमें देखने की जरूरत है कि जो फ्रंट पैनल कनेक्टर जो मदरबोर्ड पर आकर के कनेक्ट होता है वो ठीक से कनेक्ट है कि नहीं है। उस पर भी डस्ट हो सकते हैं, जंग लग सकता है, तो एक बार हम उसको निकालेंगे, क्लीन करेंगे, फिर उसके बाद उसको इंसर्ट करके चेक करेंगे। और अगर ये हमने चेक कर लिया कि जंपर ठीक से कनेक्टेड है, तो फिर फाइनली अब कोई दूसरा प्रॉब्लम नहीं है, अब फिर आपके मदरबोर्ड का इश्यू है। यानी आपका मदरबोर्ड जो है वो सिस्टम स्टार्ट नहीं होने दे रहा है, और फिर आपको अपने मदरबोर्ड को क्या करना है, रिप्लेस करना है। यानी कि ये प्रॉब्लम फाइनली किसकी होगी, मदरबोर्ड की होगी। तो यहां पर अभी हम लोग थे, इफ एसएमपीएस इज वर्किंग प्रॉपरली देन व्हाट विल यू डू। तो नेक्स्ट स्टेप होगा चेक फ्रंट पैनल पावर जंपर ऑन
मदरबोर्ड। और क्या चेक करना है? इट मे बी लूज और लूज हो सकता है, या क्या हो सकता है, डिसकनेक्टेड किसी वजह से। हो सकता है कि हम कुछ और कभी सीपीयू ओपन किए और कोई और पार्ट निकाल रहे थे, वो भी लूज हो गया, डिस्कनेक्ट हो गया, ऐसा पॉसिबल है। या ये भी हो सकता है कि जो वायर पावर बटन से मदरबोर्ड तक गया है, ये बीच में कहीं से ब्रेक हो जाए, पॉसिबिलिटी ये भी है। तो एक बार हमें जो फ्रंट पैनल जंपर है, कनेक्टर है, जो मदरबोर्ड पर लगा होता है, उसको चेक करने की जरूरत है कि वो ठीक से कनेक्ट है कि नहीं है। और कैसे वेरीफाई करोगे आप कि वो जो वायर है या पावर बटन है वो ठीक है कि नहीं है? क्योंकि वेरीफाई हमें ये भी करना है, हो सकता है वायर बीच में कहीं कटा हो और हम उसको ठीक से देख नहीं पा रहे हो, या ये भी हो सकता है कि पावर बटन ही खराब हो चुका हो। तो बहुत आसान तरीके से हम लोग इसको चेक कर सकते हैं। देखो, क्वेश्चंस आपसे किसी तरीके से पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन तो अलग चीज है, आप जब इसको कर रहे होते हो कहीं पर, आप सोचो जॉब करने लगे और आपको इसकी ट्रबल शूटिंग करनी है, तो फिर उस केस में आपको कहीं बताना नहीं है, प्रॉब्लम आपको खुद फेस करना होता है, और उस केस में आपको जितने भी ऑप्शंस हो सकते हैं वो सब चेक करना होता है। तो जो फ्रंट पैनल का कनेक्टर है, जिसमें आपके, अगर आप देखे हो तो ये 9 पिन का कनेक्टर होता है, और इस 9 पिन में जहां पर 2 पिन का ये आपका पावर का जंपर आकर के कनेक्ट हुआ है, आप ट्रेस कर लेना कि जो पावर बटन है उस पावर बटन से 2 वायर आके कहां लगे हुए हैं। बाकी हिंट के लिए इसमें ऑप्शन दिए होते हैं। ये जो कनेक्टर यहां मदरबोर्ड पर लगा होता है ना, इस पर भी पावर SW या पावर BTN ऐसा करके लिखा होता है, आप उसको भी देख के समझ जाओ कि यही पावर वाला आपका कनेक्टर है। करना यह है आपको, इसको क्या करो, रिमूव कर दो, इस कनेक्टर को रिमूव कर दो। सीपीयू मतलब SMPS से पावर दिए हो, पावर ऑन करो, यानी कि यूपीएस अपना ऑन कर दो, और फिर एक ट्वीजर लो या स्क्रू ड्राइवर लो, और ये जो दोनों पिन, जिस पिन में जाकर के ये पावर का जंपर कनेक्ट था, उसको शॉर्ट करा दो। एक्चुअल में ये जो पावर बटन होता है वो भी यही काम करता है। हम पावर बटन जैसे ही प्रेस करते हैं, वो दोनों पिन को क्या कर देता है, शॉर्ट करा देता है, और दोनों पिन शॉर्ट होने की वजह से आपका सिस्टम क्या हो जाता है, ऑन हो जाता है। तो आपको ये चेक करना था कि हमारा पावर बटन या ये जो वायर है, ये कहीं से डिस्कनेक्टेड तो नहीं है, फॉल्टी तो नहीं है, इसलिए आपने क्या किया, इन दोनों पिन को शॉर्ट कराया। और इन दोनों पिन को शॉर्ट कराने के बाद अगर आपका सिस्टम ऑन हो गया, तो आपको बहुत ज्यादा ट्रबल शूटिंग की जरूरत नहीं है। फाइनली आपको ये अपना पावर बटन एक बार रिप्लेस करना है, या इस वायर को रिप्लेस करने की जरूरत है। और अगर फिर भी ऑन नहीं हुआ, इस पावर जंपर को भी आपने जब शॉर्ट कराया और सिस्टम आपका ऑन नहीं हुआ, इसका मतलब फिर मदरबोर्ड फॉल्टी है और आपको मदरबोर्ड चेक करना है। क्या इसमें रैम का भी प्रॉब्लम हो सकता है? जब भी किसी से कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो जनरली लोगों के दिमाग में होता है कि चेक रैम। भाई, रैम का कोई लेना देना नहीं है सिस्टम के स्टार्ट होने से। यहां तो सिस्टम को पावर ही नहीं मिल रहा है ना, तो फिर आपको रैम चेक करने की जरूरत ही नहीं है। रैम हम उस केस में चेक कर रहे होते जब हमारा पावर एलईडी जल रहा होता, SMPS का फैन चल रहा होता और स्क्रीन पर डिस्प्ले नहीं आ रहा, तब हम रैम चेक करते, प्रोसेसर चेक करते। लेकिन अभी इस केस में रैम, प्रोसेसर और हार्ड डिस्क और ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव, इन चारों की कोई जरूरत नहीं है, कोई भी इसमें पार्टिसिपेशन नहीं है सिस्टम को स्टार्ट करने में। एक सिस्टम को स्टार्ट करने में 2 चीजें रिस्पॉन्सिबल है, वो आपका है पावर सप्लाई और वो एक है मदरबोर्ड। तो ये 2 चीजें आप चेक कर रहे हो, दोनों को आपने चेक कर लिया, SMPS वर्किंग है, तो नेक्स्ट कौन सा बचा, मदरबोर्ड। आपको मदरबोर्ड को रिप्लेस करने की जरूरत है। यानी कि जब आपने ये फ्रंट पैनल जंपर चेक कर लिया, आपको लगा कि ये भी ठीक है, देन रिप्लेस मदरबोर्ड। आपको मदरबोर्ड रिप्लेस करना है। तो अभी हम लोगों ने एक ट्रबल शूटिंग और देख लिया, व्हाट विल यू डू इफ योर पीसी डज नॉट स्टार्ट, और ये उसका सॉल्यूशन था। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना हो ले सकते हो। और अभी हम लोग एक ट्रबल शूटिंग और देखेंगे।
चलिए नेक्स्ट जो प्रॉब्लम यहां पर हम लिख रहे हैं, ये भी बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, नो डिस्प्ले प्रॉब्लम। और क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा जाएगा, हाउ विल यू सॉल्व नो डिस्प्ले प्रॉब्लम। अब देखो क्वेश्चन को थोड़ा आपको समझना पड़ता है। अगर क्वेश्चन पूछा गया है कि नो डिस्प्ले प्रॉब्लम है, तो नो डिस्प्ले का मतलब ये नहीं पूछा गया है कि आपका सिस्टम स्टार्ट नहीं हो रहा है और आपने सिस्टम स्टार्ट नहीं हो रहा उसका ट्रबल शूटिंग कर लिया है। आपको अब यहां पर पावर वगैरह की चीजें चेक नहीं करनी है। नो डिस्प्ले का मतलब आप ये समझ जाएंगे कि सिस्टम ऑन कर रहा है, पावर एलईडी जल रहा है। या तो आप क्वेश्चन पूछ लीजिए कंडीशन कि क्या पावर भी नहीं मिल रहा है, तो अगर पावर नहीं मिल रहा है तो जितना अभी हम लोगों ने ट्रबल शूटिंग किया पूरा स्टेप करने के बाद फिर अगले स्टेप में आपको जाना पड़ेगा नो डिस्प्ले की ट्रबल शूटिंग करने। लेकिन जब भी नो डिस्प्ले की बात की जा रही है, इसका मतलब यह है कि सिस्टम ऑन होता हुआ तो दिखाई दे रहा है, पावर एलईडी जल रहा है, एसएमपीएस का फैन भी चल रहा है, पर मॉनिटर पर कोई डिस्प्ले नहीं आ रहा। ठीक है, हम लोग अभी ये मान के चलेंगे, यहां पर कंडीशन भी हम लोग ऐड कर दे रहे हैं, पावर एलईडी इज ग्लोइंग। अब बताइए अगर ये कंडीशन हो तो क्या हमें पावर केबल पहले चेक करना है, यूपीएस चेक करने की जरूरत है, हमें पावर बटन चेक करना है? बिल्कुल चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पावर एलईडी ग्लोइंग इसका मतलब है कि पावर उसको मिल रहा है। प्रॉब्लम किससे है, डिस्प्ले नहीं आ रहा उसको, मॉनिटर पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। अब देखो जब आपके मॉनिटर पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है तो यहां पर दो पार्ट में आपको ट्रबल शूटिंग करने की जरूरत है। इसमें रिस्पॉन्सिबल आपका सीपीयू भी हो सकता है और आपका मॉनिटर भी हो सकता है। हो सकता है कि मॉनिटर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, आपका सीपीयू बिल्कुल ठीक हो, तो उस केस में आप पहले तो ये आइडेंटिफाई करो कि प्रॉब्लम मॉनिटर से है कि सीपीयू से है। और कैसे चेक करेंगे, तो सबसे पहले मॉनिटर देखो, मॉनिटर में पोस्ट करो, पोस्ट का मतलब पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। आपको करना यह है कि वीजे केबल निकाल दो और फिर पावर दे दो मॉनिटर को। और अगर मॉनिटर पर कोई भी मैसेज लिखकर आता है, जैसे जनरली लिखा होता है नो सिग्नल, तो अगर नो सिग्नल लिखा हुआ आ रहा है इसका मतलब क्या है, मॉनिटर खराब है? नहीं, नो सिग्नल वो दे रहा है, इसका मतलब है कि वो सिग्नल दे सकता है, उसको सिग्नल नहीं मिल रहा है। वो ये बता रहा है आपसे कि उसको कोई सिग्नल नहीं मिल रहा है कि वो आपको डिस्प्ले दे पाए। तो इस केस में आपको ये मानना है कि अगर आपके मॉनिटर ने नो सिग्नल मैसेज दे दिया तो मॉनिटर इज वर्किंग फाइन और आपको ट्रबल शूटिंग करने की जरूरत है किसकी, सीपीयू की। लेकिन जब हम स्टेप बाय स्टेप बता रहे होते हैं तो सबसे पहले हमें क्या बोलना है, चेक वीजीए केबल। भाई इसको हम नहीं भूलेंगे, ऐसा नहीं है कि हम वीजे केबल बाद में चेक करने जाएंगे, वीजे केबल चेक कर लेंगे। वीजे केबल कौन सा केबल है, जो मॉनिटर और सीपीयू के बीच में लगा होता है। या अगर ये आपका मॉनिटर है और ये सीपीयू, तो सीपीयू के बैक साइड से जो एक केबल आकर के आपके मॉनिटर को कनेक्ट होता है, भाई डिस्प्ले तो इसी केबल से जाएगा ना मॉनिटर तक, और मॉनिटर आप देख रहे हो कि ठीक है, तो फिर आपको ये वीजीए केबल चेक करने की जरूरत है। हो सकता है प्रॉपरली कनेक्टेड नहीं हो, तो आपको इसे कैसे चेक करना है, या तो अगर आपके आसपास कोई दूसरा सिस्टम है तो उसका वीजे केबल निकालो और एक बार लगा के चेक कर लो, और अगर नहीं अवेलेबल है तो फिर आपको कुछ टूल्स तो अपने पास रखने ही पड़ेंगे, जैसे खास तौर पर एक मल्टीमीटर आपके पास होना चाहिए। और मल्टीमीटर से आप इसके अंदर 15 पिन होते हैं और 15 पिन की कंटिन्यूटी आपको चेक करना पड़ेगा कि किसी वायर की कंटिन्यूटी ब्रेक तो नहीं हो रही है, और अगर कंटिन्यूटी ब्रेक हो रहा है इसका मतलब कि वीजे केबल से प्रॉब्लम है। दूसरा, अगर आपके पास कीबोर्ड है तो कीबोर्ड से भी आप पता कर सकते हो कि आपका सीपीयू जो है वो पावर दे रहा है कि नहीं, डिस्प्ले दे रहा है कि नहीं दे रहा। यानी कि सीपीयू से आपका एक कीबोर्ड कनेक्ट है और आपको पता है इस कीबोर्ड में यहां पर 3 लाइट्स दिए होते हैं, नम लॉक, स्क्रॉल और कैप्स लॉक का। आप जो यहां पर कैप्स लॉक बटन देख रहे हो, या यहां इस साइड में जो आपका नम लॉक बटन होता है, आप उसको प्रेस करो। अगर आपका नम लॉक बटन प्रेस करने पर यह नम लॉक की ऑन ऑफ हो रहा है, कैप्स लॉक की प्रेस करने पर ऑन ऑफ हो रहा है, इसका मतलब यह है कि ये सीपीयू जो है वो आपका डिस्प्ले दे रहा।
सीपीयू आपका डिस्प्ले दे रहा है, अब आपको देखने की क्या जरूरत है भाई, ग्राफिक का जो पोर्ट है उसको चेक करिए, वीजे केबल देखिए, मॉनिटर चेक करिए। और अगर यहां पर ये लाइट्स नहीं ग्लो हो रहे हैं, हमारे हिसाब से ऑन ऑफ करने पर ऑन ऑफ नहीं हो रहे हैं, फिर आपको सीपीयू के अंदर चेक करने की जरूरत है। और फिर अभी हम लोग जो ट्रबल शूटिंग करने जा रहे हैं वो सीपीयू के अंदर क्या क्या कर सकते हैं वो चेक करने जा रहे हैं। यानी कि हमने वीजे केबल चेक कर लिया और वीजे केबल का इश्यू नहीं दिखा हमें, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा अपना, अगर वीजे केबल इज वर्किंग फाइन प्रॉपरली, देन पोस्ट योर मॉनिटर, यानी आपको अपने मॉनिटर को पोस्ट करना है। पोस्ट का अभी आपको बताया है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, यानी कि मॉनिटर को पावर देंगे और वीजे केबल निकाल देंगे, यानी उसको हम कोई सिग्नल नहीं देंगे। और मॉनिटर हमसे पूछे, हमसे बताए कि हमें सिग्नल नहीं मिल रहा है, मतलब वो ठीक से काम कर रहा है और उसको सिग्नल नहीं मिल रहा है, फिर हम वहां देखेंगे जहां से उसको सिग्नल नहीं मिल रहा है। तो हम मॉनिटर को क्या करने वाले हैं, पोस्ट करने वाले हैं। यहां पर हम लिख भी सकते हैं कि बाय डिस्कनेक्टिंग वीजीए केबल, वीजे केबल डिस्कनेक्ट करके हम लोग एक बार उसको पोस्ट करेंगे। कंडीशन लिख सकते हैं यहां पर हम लोग, या बता भी सकते हैं, इफ नो सिग्नल मैसेज appears on screen then monitor is okay। अगर मॉनिटर हमें नो सिग्नल मैसेज दे रहा है मतलब मॉनिटर ठीक है। और अब हमें मॉनिटर की ट्रबल शूटिंग नहीं करनी है, किसकी ट्रबल शूटिंग करनी है, जो हमारे सिस्टम के अंदर और भी जो इंटरनल कंपोनेंट्स लगे हैं उनको चेक करना है। देखो नो डिस्प्ले प्रॉब्लम आने पर फिर आपको हम बता रहे हैं कि आप जब स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे होते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन जब हम पूछते हैं कि भाई नो डिस्प्ले आ रहा है क्या करना चाहिए, तो वो कहीं ना कहीं से सुन रखे होते हैं कि रैम को निकाल के साफ करके लगा देना चाहिए। ठीक है, रैम की वजह से प्रॉब्लम आता है, पर हमेशा रैम की वजह से प्रॉब्लम नहीं आएगा। हमें ये भी तो देखना है, वीजे केबल लूज होगा तो रैम लगाने से क्या हो जाएगा, मॉनिटर खराब होगा तो रैम लगाने से क्या होगा। और हमने आपको बताया कि ट्रबल शूटिंग जब भी आप कर रहे हो तो पहले सीपीयू ओपन करने से पहले क्या क्या कर सकते हो पहले वो करो। जब आप बाहर से उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहे हो फिर उसके बाद सीपीयू ओपन करो और जो आगे करना है वो करो। तो इसलिए आपको ये चीजें चेक करनी है। अब इसके बाद आपको सिस्टम केस ओपन करना है। ओपन सिस्टम केस, और सिस्टम ओपन करने के बाद रिमूव रैम, आप रैम को रिमूव करिए। वैसे ये समझ लीजिए कि रैम का अगर प्रॉब्लम होता है तो कंप्यूटर हमें बहुत सारे तरीके से हमें बता रहा होता है कि रैम की प्रॉब्लम है। और वो तरीके कौन से होते हैं, तो आपके मदरबोर्ड पर एक छोटा सा स्पीकर लगा होता है और वो स्पीकर हमें बीप के थ्रू भी बताता है कि आपके कंप्यूटर में रैम का प्रॉब्लम है। हाँ, वैसे बोल के नहीं बताएगा कि आपका ये रैम खराब है। उनके बीप कोड होते हैं, अलग अलग कंपनियों के बायोस होते हैं जैसे अवार्ड का, एएमआई का, और उनका अपना अलग अलग बीप कोड होता है। आपको पता होना चाहिए कि कितनी बार बीप आया है तो क्या चीज की प्रॉब्लम है। आप इंटरनेट से निकाल सकते हो ये पता करके कि हमारे कंप्यूटर में चलो एएमआई का बीप कोड है यानी बायोस है तो एएमआई का बीप कोड क्या है। लेकिन अगर आपके सिस्टम से बीप साउंड आ रहा है तो जनरली जो प्रॉब्लम आते हैं वो मेमोरी से रिलेटेड ही प्रॉब्लम आते हैं, दूसरे प्रॉब्लम से भी हो सकते हैं। इसलिए हमने बोला कि आप बीप कोड भी एक बार चेक कर लोगे। ठीक है, तो आपने रिमूव कर लिया रैम। हाँ, दूसरा एक चीज और था इसमें, अगर आपके कंप्यूटर में बीप का हो सकता है कि स्पीकर नहीं हो, मदरबोर्ड पर लगा ही नहीं हो, फिर आपको साउंड नहीं देगा। ठीक है, बाकी ऐसे मदरबोर्ड को चेक करने के लिए अलग से डायग्नोस्टिक कार्ड भी आते हैं। आप डायग्नोस्टिक कार्ड पीसीआई स्लॉट पे लगाओ और मदरबोर्ड पर जो भी उसमें प्रॉब्लम दिखाई देते हैं वो भी आपको एक कोड के थ्रू समझा देता है। और फिर उसके साथ में आपको एक मैनुअल मिला होता है जो आप डायग्नोस्टिक कार्ड खरीदते हो, नंबर इस पे देखो डायग्नोस्टिक कार्ड पे क्या नंबर आ रहा है और फिर मैनुअल में आप मिला लो कि ये नंबर आ रहा है, इसका मतलब कि क्या प्रॉब्लम हो सकता है। मीन्स देखो, ट्रबल शूटिंग करने के लिए कुछ टूल्स आपको साथ में रखने होते हैं तो आपको ज्यादा हेल्प मिलता है ट्रबल शूटिंग में। तो अभी हमने सिस्टम केस ओपन किया, रैम को रिमूव किया, क्लीन किया रैम को, एंड री इंसर्ट, दोबारा हमने रैम को
लगाया, अगर लूज कनेक्शन का प्रॉब्लम था, डस्ट का प्रॉब्लम था, तो क्लीन करके लगाने पर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता। लेकिन प्रॉब्लम अभी सॉल्व नहीं हुआ। फिर आपको क्या करना है, इंसर्ट रैम इनटू अनदर स्लॉट। देखो मदरबोर्ड पर रैम के कम से कम 2 स्लॉट तो होते ही हैं, किसी किसी मदरबोर्ड में 4 मिलेंगे, ठीक है। तो 2 स्लॉट तो कम से कम रहेगा। एक स्लॉट से रैम निकाला, दूसरे स्लॉट में लगा के चेक कर लिया। हो सकता है कि उस स्लॉट में बहुत ज्यादा डस्ट भर गया हो, या हो सकता है स्लॉट खराब भी हो, तो हम दूसरे स्लॉट में जब लगाएंगे उसको तो वो प्रॉब्लम नहीं आएगा जो उस स्लॉट के वजह से था, क्योंकि एक स्लॉट हमारा हो सकता है ठीक हो। तो हमने क्या किया, रैम को दूसरे स्लॉट में लगाया और हो सकता है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, ठीक है, बट नहीं हुआ। यानी कि हमने स्लॉट भी चेंज करके देख लिया, दूसरे स्लॉट में लगा लिया, प्रॉब्लम हमारा सॉल्व नहीं हुआ। यानी कि रैम का भी इश्यू नहीं था। अब क्या क्या बचा जो डिस्प्ले के लिए रिस्पॉन्सिबल है। देखो कंप्यूटर के अंदर जो हमारे मेन पार्ट्स हैं, आपका मदरबोर्ड, प्रोसेसर और रैम, ये तीनों रिस्पॉन्सिबल है डिस्प्ले के लिए। भूल करके भी आप ये नहीं कहेंगे कि हमें अपना ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव चेक करना चाहिए, हमें हार्ड डिस्क चेक करना चाहिए। हार्ड डिस्क का डिस्प्ले से कोई लेना देना नहीं है। जब आपका पोस्ट स्क्रीन आ जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करने की बारी आएगी, तब हार्ड डिस्क की जरूरत है। पर कम से कम डिस्प्ले पर भी तो कुछ आना चाहिए, बायोस तक तो जाना चाहिए। पर क्वेश्चन तो यह है कि डिस्प्ले ही नहीं आ रहा है, तो हमें इनको तो बिल्कुल ही नहीं चेक करना है, इनकी कोई जरूरत ही नहीं है। हमें जरूरत इनकी है मदरबोर्ड, प्रोसेसर और रैम। और हम यहां से स्टार्ट कर चुके हैं चेक करना, जिसमें से एक को हमने चेक कर लिया, रैम को। नेक्स्ट क्या बचा अपने पास, प्रोसेसर और मदरबोर्ड। अब बात आती है कि प्रोसेसर और मदरबोर्ड को कैसे चेक करेंगे हम। तो पहले तो कल एक तरीका आपको हमने बताया था कि मदरबोर्ड का जो चिपसेट होता है, एक बार क्या करिए आप उसको थंब से चेक करिए। अगर वो कूल है या ओवरहीट है तो फिर आपका मदरबोर्ड ठीक से काम नहीं कर रहा, फॉल्टी है। और ठीक यही तरीका प्रोसेसर के लिए भी आप यूज करिए। प्रोसेसर के हीट सिंक निकालिए और उसको टच करिए, और अगर आपका प्रोसेसर हीट नहीं हो रहा है, कूल है, इसका मतलब है कि आपका प्रोसेसर ठीक से काम नहीं कर रहा। फिर भी आप 100% इंश्योर नहीं हो सकते हो थंब से, फिर भी एक आइडिया आपको लगता है। 100% इंश्योर होने के लिए एक तरीका कल फिर हमने आपको बताया था, ट्रायल वाला, कि आपको उसी मॉडल का एक दूसरा प्रोसेसर लगा करके चेक करना पड़ेगा। अगर आपने प्रोसेसर दूसरा लगा दिया जो एक वर्किंग प्रोसेसर था और उसके बाद भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, इसका मतलब है कि आपका मदरबोर्ड फॉल्टी है और उसको आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। तो रैम चेक कर लेने के बाद अगर नहीं ठीक हुआ तो हम क्या करेंगे, अब ट्रायल शुरू करेंगे। यहां पर ट्राई विथ अनदर रैम। अनदर से मतलब यहां पर न्यू रैम से है कि हम दूसरे सिस्टम से रैम निकाल करके चेक करें। एक बार दूसरे रैम से चेक कर लिया, रैम से प्रॉब्लम नहीं था, अगर हो सकता है तो ट्राई कनेक्टिंग अनदर प्रोसेसर, क्योंकि प्रोसेसर का भी प्रॉब्लम हो सकता है। और ये याद रखिएगा, ये ट्राई करने से पहले हमने आपको एक बार तरीका बताया कि कम से कम ये आइडिया तो ले लीजिएगा थंब से प्रेस कर उसको चेक करके कि प्रॉब्लम इससे है कि नहीं है, कुछ तो आइडिया आपको मिल जाएगा। सोचो प्रोसेसर बिल्कुल हीट नहीं हो रहा है, तो इतना तो है कि प्रोसेसर आपका काम नहीं कर रहा, क्योंकि आपको पता है कि प्रोसेसर को कूल करने के लिए कितनी व्यवस्था करते हैं हम लोग। हीट सिंक लगाते हैं, थर्मल पेस्ट लगाते हैं, उसके बाद भी हम लोग एग्जॉस्ट और भी दूसरे फैन लगे होते हैं, केस फैन, रूम का टेम्परेचर हम मेंटेन करते हैं। सब किसके लिए, उस प्रोसेसर को कूल करने के लिए, और वो कूल करने के लिए, और वो पहले से ही कूल है, तो इसका मतलब है कि वो ठीक से काम नहीं कर रहा। ट्राई कनेक्टिंग अनदर प्रोसेसर। और अगर आपने ये भी ट्राई कर लिया तो अब आपके पास कोई दूसरा कंपोनेंट नहीं बचा है जिसे चेक करने की जरूरत है। आपको नया मदरबोर्ड लाके चेक करने की जरूरत नहीं है। अब आप डायरेक्टली बोल सकते हो
रिप्लेस मदरबोर्ड। क्लियर? तो अगर नो डिस्प्ले प्रॉब्लम है तो हम लोग इस तरीके से उसकी ट्रबल शूटिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोगों ने 30 मिनट की जगह पर 50 मिनट का क्लास किया। और इंग्लिश का क्लास आज नहीं है, एक्चुअली मैम किसी और चीज में थोड़ा सा बिजी है आज। तो कल फिर हम लोग कल संडे है, कल भी नहीं चलेगा, यानी कि फिर हम लोग मंडे को 4 o'clock पर फिर मिलेंगे, टेक्निकल का भी और इंग्लिश के साथ भी। ओके, बाय।